गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। क्षमा चाहते हैं, डेली ये क्लास दोपहर में होती थी, आज सुबह हो गई है टाइमिंग। तो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। कल सभी लोग कह रहे थे कि सुबह की टाइमिंग कर दीजिए, इस वजह से व्यवस्थित करना पड़ा। हमारी कोशिश यही होगी कि इन विषय वस्तुओं में जो टॉपिक है वो बड़ा दमदार टॉपिक है। प्लेटो की नीति मीमांसा, नीति मीमांसा, प्लेटो की नीति मीमांसा यानी इथिक्स ऑफ प्लेटो। प्लेटो की नीति शास्त्र क्या कहता है, ठीक है। इन सभी विषय वस्तुओं पर हम वार्तालाप करेंगे। ये मैं इसके बेसिक आयाम से लेकर हर चीज़ों को एक एक करके स्पष्टीकरण करने का प्रयास करूंगा। इस पे आगे आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इथिक्स पर मेरी किताब खुद है, ग्रीक इथिक्स पर ये किताब है। इसमें मैंने हर आयाम को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया हूँ और मेरी कोशिश है कि यह टॉपिक उन दोनों तरीक़ों से पढ़ाया जाए जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। इसमें जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं या यूपीपीसीएस दे रहे हैं, देंगे, उनके लिए भी काम करे। दूसरा यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम देंगे उसके लिए पहला। दूसरा एजुकेशन में भी, एजुकेशन के अंतर्गत सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत भी इन चीज़ों को पढ़ना होता है। तो हम दोनों आयामों पर देखने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे लाल, ठीक है। तुम कहे, मैं कोशिश किया कि इसको सुबह हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे पूरी एक चार्ट के थ्रू। तो प्लेटो की नीति मीमांसा क्या है, देखो किस तरीके से हम शुरू से ही, मेरी एक आदत है, ये वाली किताब देखो, ये वाली किताब पूरी की पूरी इसी पर है, इथिक्स पर ही है और बेसिक रूप से ग्रीक इथिक्स पर ही है, ठीक है। और जब मैं लॉकडाउन में बैठकर नोट्स बनाया था, जो इस किताब में है वो ये है, ठीक है। इसी चीज़ों से पढ़ाऊँगा, ध्यान से देखना किस तरीके से हमें पढ़ना है। जो बीए एमए के लड़के हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन का आंसर फॉर्मुलेट किया जाता है वो भी इसके तहत एक प्रॉपर बॉडी के तहत मैं जोड़ के पढ़ाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो देखो, ग्रीक नीति शास्त्र, प्लेटो का पहली पॉइंट लिखो यहाँ पर, प्लेटो का नीति शास्त्र, नीति शास्त्र सुकरात के सद्गुण का परिष्कृत रूप है, परिष्कृत रूप है। कैसे है, क्या चीज़ें हैं, हम आगे पहली चीज़ देखेंगे। पहला क्या है कि ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात ने कहा था, गुरु की परंपरा को सही दृष्टिकोण प्रदान करने में प्लेटो ने बहुत बड़ी भूमिका निभाया था। और उन्होंने ज्ञान, इसके साथ क्या क्या चीज़ों का निर्धारण किया, इसके साथ 3 आयामों को उन्होंने निर्धारित किया। पहला, ज्ञान की वास्तविक प्रामाणिकता, वास्तविक प्रामाणिकता, ज्ञान की वास्तविक प्रामाणिकता। दूसरा, न्याय की वास्तविक प्रामाणिकता, न्याय का वास्तविक प्रामाणिकता। सी, सामंजस्यपूर्ण जीवन, पूर्ण जीवन में नैतिकता का आधार। आधार क्या होगा, इन विषय वस्तुओं पर जोड़कर देखने का प्रयास किया। तो मूल रूप से
कौन कौन विषय वस्तु पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को कम से कम लाइक तो कर दिया करिए, लाइक और शेयर कर दिया करिए। आप लोगों को ये किताब मिल जाएगी चौखंबा से, ठीक है। पूरी की पूरी ग्रीक दर्शन के नाम से है, मेरी खुद की लिखी हुई किताब है। तो इसमें पूरी आयाम आपको मिलेगा और हर टॉपिक का सिनॉप्सिस। तो ये सिनॉप्सिस का एक फॉर्मेट होता है, ध्यान से देखेंगे तो ये एक एक बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो सामंजस्यपूर्ण जीवन का वर्णन मिलेगा। नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं देखो, अभी इसको नोट करते चलना। नेक्स्ट में क्या है कि इसका वर्णन, दूसरा पॉइंट लिखना, मतलब प्लेटो के नीति शास्त्र का वर्णन इनकी पुस्तक रिपब्लिक और फीडो में मिलता है। फीडो, इनकी किताब का नाम है फीडो में मिलता है। ये बेसिक चीज़ें लिखने से ना थोड़ा सा ना सारगर्भितता का प्रमाणिक चीज़ें हो जाती हैं। एक एक पॉइंट एक छोटे बच्चे के जैसे एक एक चीज़ को नोट करते चलना। हर आयाम को सूक्ष्मता से मैं ऑब्जर्व करके वो कर दूंगा। दो चीज़ें। अब तीसरा पॉइंट लिखना, प्लेटो के नीति शास्त्र का आधार बिंदु। प्लेटो के नीति शास्त्र का आधार बिंदु कौन कौन से हैं, क्या क्या आयाम हैं, वो तो 3 आयामों पर देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत हम थोड़े से कलर चेंज करें। पहला, इसे प्रत्ययों के सिद्धांत पर आधारित दिखाई पड़ता है। दूसरा, संयमित सद्गुण, मुख्य सद्गुण एवं संतुलित जीवन, मुख्य सद्गुण एवं संतुलित जीवन का आधार। हम इन तीनों टॉपिकों के बारे में बेसिक रूप से आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से मनुष्य के हर जीव आयाम को किस तरीके से परिष्कृत करने का काम करता है। तीसरा होता है 3 सामंजस्यपूर्ण सद्गुण का आधार। सद्गुण का आधार। अब इसमें 3 सामंजस्यपूर्ण सद्गुण कौन कौन से हैं, तो थोड़ा सा यदि हम देखें तो इसमें 3 दिखाई पड़ते हैं। साहस, संयम, तीसरा विवेकशीलता। साहस, संयम, विवेकशीलता, ये क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से काम करता है, संपूर्ण समाज को व्यवस्थित करने में किस तरीके से काम करता है, एक फ्लो चार्ट के रूप में बनाना। देखना, जब एक अच्छे से पूरी की चीज़ें बना लोगे और उसके बाद यूजीसी नेट का कोई भी क्वेश्चन करोगे, जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो कैसी भी बॉल आएगी अच्छे से बैटिंग कर ले जाओगे। कैसे भी क्वेश्चन क्या है, बॉल है, और ये क्या है कि आपकी प्रैक्टिस है, तो इस पे प्रैक्टिस करिए। आपके कैसे भी क्वेश्चन बनाए जाए वो ऑटोमेटिक होते जाएंगे। ये चीज़ें हैं।
अब नेक्स्ट क्या चीज़ें नोट करते चलना। इन चीज़ों में यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो, दिक्कत हो, तो ज़रूर पूछना कि आखिर ये क्या क्या चीज़ें हैं, इसे कहते क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें करने। कम से कम वीडियो को लाइक, ये वाली किताब ज़रूर पढ़ने का प्रयास करना। इसमें ये पूरी की पूरी चार्टी मेरी ही लिखी हुई है, ठीक है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, ये मत सोचना कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि तू लोग को किस तरीके से पढ़ना है। देखो इसमें है। फिर पढ़ेंगे प्लेटो के नीति शास्त्र की विशेषता। प्लेटो के नीति शास्त्र की विशेषता। प्लेटो के नीति शास्त्र में क्या क्या विशेषताएं रही हैं, हम उन्हें देखेंगे। प्लेटो के नीति शास्त्र की विशेषता, तो प्लेटो की नीति शास्त्र की क्या विशेषता रही है यहाँ पर। पहला, ये मैंने पहले ही लाइन बोला था कि प्लेटो की संपूर्ण नीति शास्त्र क्या है, सुकरात के नैतिक ज्ञान ही सद्गुण है। आप पढ़े हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट एक लिख लीजिए, ज्ञान ही सद्गुण है, गुण है। इसी का परिष्कृत रूप है, परिष्कृत रूप है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, पहला ज्ञान और दूसरा सद्गुण, तो इसी के आधार पर होगा। तो पहली लाइन क्या है, ध्यान से एक एक चीज लिखना। ये कहते हैं कि जैसे सुकरात ने कहा, सुकरात का स्टेटमेंट था, सुकरात का कथन है कि सद्गुण संप्रत्यात्मक होते हैं। जबकि ये क्या कहते हैं कि नहीं, जबकि प्लेटो के अनुसार सद्गुण प्रत्यात्मक होते हैं। ज्ञान, जो भी ज्ञान, इसको इंग्लिश में आइडिया के रूप में हमारे अंदर सुषुप्तावस्था में, शांत भाव में, स्थिर रहते हैं। और जैसे कोई बाहरी चीजें हमें दिखती है, जैसे कोई बाहरी विषय वस्तुएं दिखती है, वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखते हैं, बाहरी कारणों से उत्पन्न होते हैं। यानी आप यहां से एक चीज देखिए, बड़ी बेसिक चीज है, बुद्धिवाद का जन्म कहां से हुआ है। यहां से देखेंगे ना, बुद्धिवाद की जन्म होगी। अर्थात यदि देखा जाए, आप यहाँ पर थोड़ी सी चीजें देखेंगे कि ये पूरी की पूरी आइडियोलॉजी बुद्धिवाद को जन्म देती है। यानी कहने का, इस पूरे कहने का अर्थ है, अर्थात प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय जन्मजात होते हैं। अर्थात प्रत्यय जन्मजात होते हैं। यह अवधारणा किसमें दिखाई पड़ती है,
यह अवधारणा किस में दिखाई देती है? प्रत्यय जन्मजात होते हैं। यह अवधारणा किसके दर्शन में दिखाई पड़ती है? तो यहाँ से सीधा का सीधा बुद्धिवाद की उत्पत्ति का आधार देखा जाता है। क्योंकि बुद्धिवादी जितने भी दार्शनिक थे, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि प्रत्यय क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। आप यहाँ पर एक शब्द पढ़े हैं, बाहरी कारणों से। बाहरी कारणों से यह उत्पन्न होते हैं, यानी बाहरी कारण से उत्पन्न होते हैं। यानी बाहरी कारण क्या है? मतलब हमारा अनुभव है, इंद्रिय अनुभव। यानी इंद्रिय अनुभव क्या करते हैं? ज्ञान को प्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं, ज्ञान को प्रेरित करने का काम करते हैं। तो ज्ञान को जो प्रेरित करने का काम करते हैं, यानी पहले ये लाइन दूसरी दिखे, बाहरी कारण या अनुभव आधार प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर आपको स्पष्ट देखने को मिल जाएगा कि यहाँ से पूरी की पूरी अनुभववाद की झलक देखने को मिलती है। अनुभववाद की झलक, अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने पहले ही दिन कहा था, एक स्टेटमेंट लिखा था कि पाश्चात्य जगत में कुछ भी नया नहीं है। क्या है कि संपूर्ण फिलॉसफी प्लेटो के दर्शन का एक्सप्लेनेशन है, टिप्पणी पाद है, एक्सप्लेन की गई आधार है। यानी आप देखें यहाँ से कि इस स्टेटमेंट से बुद्धिवाद की झलक मिली। अब बुद्धिवाद के दार्शनिक कौन है? DSL, डेकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज। यहाँ से अनुभववाद की झलक में कौन से है? LBH, लाक, बर्कले, यूंग। यहाँ से दोनों दिख गई। इनकी नीति शास्त्र से एक आयाम फूट के निकला। कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर बताना, ठीक है? कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके हर भाव को स्पष्टीकरण कर दूं। अब देखो यहाँ पर दूसरा क्या ये मानते हैं, ये हो गई बेसिक पहला आयाम। दूसरा आयाम क्या है, हम ये देखेंगे। दूसरा आयाम सद्गुण ही मनुष्य के जीवन का परम सुख माना जाता है। परम सुख माना जाता है। ये इन्होंने बेसिक रूप से कहा कि सद्गुण ही जीवन का परम सुख माना जाता है। और सद्गुण में होता क्या है, तो बेसिक तौर पे सद्गुण में मनुष्य की 5 क्वालिटी होती है: प्रेम, परोपकार, दयालुता, सहनशीलता, विवेकशीलता, आत्मसंयम। ये क्या है? सद्गुण के आयाम में जिस व्यक्ति में इन चीज़ों को निखारने की कैपेसिटी होती है, वही जीवन में परिष्कृत भाव को जगाने का काम करता है। तो ये विषय वस्तुओं को देखना समझना बहुत जरूरी है। एक चीज और मैं दे रहा हूं कि प्लेटो का यहाँ पर तीसरा लिखिएगा। प्लेटो का सद्गुण मनुष्य के आंतरिक भावपूर्णता पर निर्भर करता है। भावपूर्णता पर निर्भर करता है, आंतरिक अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। जबकि सुकरात का यहाँ पे देखो अंतर है थोड़ा सा, ठीक है? मतलब कि ये क्या है, मानसिक चीजों पर निर्भर करता है। अर्थात मानसिक अभिव्यक्ति के आधार पर, मानसिक अभिव्यक्ति के आधार पर दिखाई पड़ता है। जबकि यहीं पर अंतर क्या है कि सुकरात
का सद्गुण, यहाँ थोड़ा सा कंपेयरिंग स्टडी जो भी पढ़ेगा ना उसको बेहद अच्छे तरीके से आएगा। सद्गुण, सुकरात का सद्गुण मनुष्य के भाव पर निर्भर करता है, भाव पर निर्भर करता है। कहीं ना कहीं जो भाव हो सकता है, भाव बाहरी होता है। यदि किसी चीज़ को देखते हैं, मिठाई देखते हैं तो मुंह में पानी आता है, तो खाने की इच्छा करती है, तो ये भी एक भाव है। किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, उसके प्रति जो प्यार जगता है, ठीक है, उसकी मुस्कान से, तो हमें लगता है ना कि उसको लेके जो हमारा प्रेम जगता है, गरीब दुखिया को देखकर हृदय में जो करुणा, प्रेम, दया की भाव जगता है, यह बाहरी कारणों से होता है। तो सुकरात के फिलॉसफी में जो भी भाव है कहीं ना कहीं बाहरी कारणों से आते हैं, जबकि प्लेटो के दर्शन में आंतरिक चीज़ों से आता है, आंतरिक भाव से। आंतरिक भाव में क्या है? संयम, संस्कार, प्रेरणा, ये चीज़ों से आता है। यह मूलभूत अंतर माना जाता है। अब हम कुछ बेसिक चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे और आगे किस सद्गुण ही वास्तविक ज्ञान माना जाता है। प्लेटो के अनुसार चौथा देखें, प्लेटो के अनुसार सद्गुण ही ज्ञान की वास्तविकता का परिणाम है। सद्गुण ही वास्तविकता। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। वीडियो को कम से कम लाइक तो कर दिया करो आप लोग, इतनी तो किया जा सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, जहाँ से आप लोगों को एथिक्स वाले पेपर में जो यूपीएससी के बंदे होंगे उनके लिए भी काम करेगा। इस लेवल तक देख लीजिएगा एक बार पढ़ के, और क्रॉनिकल वाली बुक जो आती है उसमें भी दिखेगा। इतना सोचमता तक ले गया है क्या? जब देगा इतनी से तो आएगा, वो तो नहीं आएगा ना। इस पर मेरी खुद किताब है, उस चीज़ों को मैंने बखूबी वो देख कर किया था। यानी मनुष्य के सद्गुण वास्तविकता का आधार है, मोक्ष का आधार माना जाता है। मोक्ष का आधार या दुखों को समाप्त करने का आधार इस माना जाता है। दुखों का आधार या ये चीज़ माना जाता है। इन विषय वस्तुओं को ध्यान से समझना, और कोई भी दिक्कत होती है। एक चीज़ और कहते हैं कि इस भाव से भारतीय दर्शन में नोट, अब यहाँ पे कंपेयरिंग स्टडी इसको कहते हैं, कंपेयरिंग स्टडी। भारतीय दर्शन में इस प्रकार की अवधारणा सांख्य दर्शन में, सांख्य एवं जैन दर्शन में दिखाई पड़ती है। यहाँ से ये दो फायदा ये हो गया कि इसके साथ यदि वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ आप इंडियन फिलॉसफी में भी सद्गुण के बारे में इस प्रकार की अवधारणा कहाँ कहाँ है, वो चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये ऐसे देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी पढ़ो तो कंपेयरिंग स्टडी करके पढ़ो, आपके ज्ञान बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा, आपकी हर विषय वस्तुओं का पैमाना बढ़ेगा। ये चीज़ें सीखने का आधार माना जाता है। ठीक है, तो इन विषय वस्तुओं को जरूर करें।
ये देखते हैं। अब क्या है कि इन्होंने नैतिकता के आधार पर किन विषय वस्तुओं का खंडन किया तो वो देखेंगे। इसमें यदि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछे। अब नेक्स्ट में क्या है कि इन्होंने सुखवाद का खंडन किया है। सुखवाद का खंडन किया है। सुखवाद का खंडन किया है। क्यों? क्योंकि इनके पूर्व जो थे, इनके पूर्व सोफिस्ट लोग थे। सोफिस्टों के बाहरी सुख की अवधारणा का खंडन किए। खंडन कर आंतरिक एवं सद्गुण युक्त नैतिक पूर्ण प्रत्ययात्मक सुख पर बल दिया। सुख अधिक बल दिए, अधिक बल प्रदान किए। इनकी पहली अवधारणा है कि इन्होंने सुखवादी अवधारणाओं को परिष्कृत कर एक नया रूप प्रदान करने का काम किया और जीवन को नैतिक सुख ही जीवन का परम आधार के रूप में स्वीकार किया। अर्थात यहाँ से इसका मीनिंग ये है, अर्थात नैतिक पूर्ण सुख ही जीवन का आधार है, आधार माना जाता है। नैतिक पूर्ण सुख ही जीवन का आधार माना जाता है। यहाँ बेसिक चीजें हैं। इन चीज़ों को अब यहाँ से ना कोई भी आपके इथिक्स से संबंधित प्लेटो की आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसकी दावा है, मेरी गारंटी है। चाहे आप 2005 से 2021 तक का कोई भी क्वेश्चन उठा के लीजिए, क्योंकि पूरे के पूरे फैक्ट ही मैं भरा हूँ। ये वास्तविक रूप से सिनॉप्सिस के रूप में यह फैक्ट है। यानी सुख के आयाम में दूसरा क्या है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है सुख का मापदंड सापेक्षता एवं निरपेक्षता पर आधारित दिखाई पड़ता है। सुख का आधार सापेक्षता और निरपेक्षता के आधार पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके अंतर्गत किया क्या गया है? इसके अंतर्गत मनुष्य के आंतरिक भाव को परिष्कृत किया गया है। क्या किया गया है? क्योंकि सापेक्षता और निरपेक्षता का आधार मूल रूप से क्या होता है? नैतिक मापदंड होता है। अर्थात या निरपेक्षता का आधार सापेक्षता और निरपेक्षता का आधार मनुष्य के आंतरिक
भाव पर निर्भर करता है। ठीक है, आंतरिक भाव पर निर्भर करता है। यह बेसिक आयाम है जिसके आधार पर हर विषय वस्तुओं को परिष्कृत किया जाता है। यदि किसी को भी कोई भी दिक्कत होगी तो जरूर कोट करिएगा, अब मैं उसका आंसर जरूर दे दूंगा। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? सुख का आधार मनुष्य के जीवन में घटित उचित अनुचित पर निर्भर करता है। उचित अनुचित आयाम पर निर्भर करता है। उचित अनुचित आयाम पर निर्भर करता है। ये इनकी बेसिक अवधारणाएं हैं। एक चीज और है कि सुख को दो आधार पर सत्यापित किया जाता है। यानी चौथा क्या है कि सुख को सत्यापित करने वाले कारण, यानी सुख को सत्यापित करने वाले कारण वाले कारक, यदि कारक देखा जाए, सुख को स्थापित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जिसके आधार पर सुख को स्थापित करने का काम इन्होंने किया, तो वो दो चीजें हैं। ए, मनुष्य के सुख की तीव्रता, बी, तीव्रता, क्षणिकता, मानवीय सद्गुण पूर्ण जीवन, ये दो आधार हैं जो कारक के रूप में काम करते हैं। हम आगे की चीज़ों में और देखेंगे कि इनका वर्णन कहाँ कहाँ से था। अब दूसरा है सद्गुण का स्वरूप क्या होगा। प्लेटो के अंतर्गत सद्गुण का स्वरूप क्या होगा। प्लेटो के दर्शन में सद्गुण का स्वरूप, तो नेक्स्ट हेडिंग होगी प्लेटो के नीति शास्त्र में सद्गुण। क्योंकि मैंने 3 आधार पे बोला था, तो पहला आधार हो गया, दूसरा और तीसरा हो गया सद्गुण का स्वरूप क्या होगा। तो सद्गुण का आधार में 2 चीजें हैं, मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको। पहला क्या है? साहस, संयम, और बी है न्याय। ये 2 चीजें हैं जो सद्गुण के आधार को मापदंड के रूप में तय करने का काम करते हैं। इसी के आधार पर मनुष्य के नैतिक आचरण का निर्धारण होता है। नोट, इन्हीं के आधार पर मनुष्य के नैतिक आचरण का निर्धारण होता है। इन्हीं के आधार पर
मनुष्य के नैतिक आचरण का निर्धारण किया जाता है। बेसिक चीजें हैं, ठीक है। जिनके मापदंड, यदि पूछे कि इनके निर्धारित करने के मापदंड क्या है, मापदंड क्या है, मापदंड क्या है, तो मापदंड में भी दो चीजें दिखाई देता है, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ की प्रासंगिकता, शुभ अशुभ की प्रासंगिकता, दूसरा पाप पुण्य की प्रासंगिकता, पुण्य, शुभ अशुभ की प्रासंगिकता, पाप पुण्य की प्रासंगिकता, ये दोनों आयाम हैं जिसके आधार पर इन विषय वस्तुओं को दिखाई पड़ता है, ठीक है। और इन्हीं दोनों से मापदंड क्या है, ठीक है, इन्हीं दोनों के आधार पर निकल कर आती है परोपकारिता का भाव, यानी इनसे निकल कर आती है परोपकारिता का भाव, जो संपूर्ण समाज को एक सूत्र में जोड़ने का काम करता है। एक सूत्र में जोड़ने का काम करता है। यह बेसिक आयाम है जिसके आधार पर हम हर विषय वस्तु को देखेंगे। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों से एक चीज़ और आपके निकल कर आती है, आत्मसंयम, आत्मसंयम नहीं, इन्हीं चीज़ों से विवेकशीलता निकलती है, शीलता का गुण निकलता है, विवेकशीलता का गुण निकलता है, और इसी के आधार पर दार्शनिक बना जाता है। फिलोसोफर के अंतर्गत ये बेसिक गुण पाए जाते हैं। इसीलिए प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की प्रासंगिकता का निर्धारण किया। तो हम आगे पढ़ेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रासंगिकता समाज में कैसे है। तो पढ़ेंगे क्या, प्लेटो के न्याय की सामाजिक प्रासंगिकता। प्रासंगिकता तो मैंने बताया आपको कि समाज को विशेष रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन राजतंत्र था यूनान में, इसीलिए उन्होंने 2 वर्गों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और एक वर्ग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और वह वर्ग है गुलाम वर्ग। तो 3 वर्गों में कौन कौन से गुण की वकालत करते हैं। तो पहला गुण, पहला चीज़ क्या है कि पहला होता है विवेकशीलता, शीलता, विवेकशीलता। यह किसके अंदर होता है, राजा के अंतर्गत, जहाँ राजा सभी गुणों के साथ, सभी सद्गुणों के आधार पर दार्शनिक होना चाहिए। ये पहला वर्ग है, समाज का पहला वर्ग है, ठीक है। दूसरा जो वर्ग है उसको कहते हैं पुरोहित। इसकी कौटिल्य के भी जो राज व्यवस्था है उससे भी तुलना करके देखा जाता है कि कहीं न कहीं कौटिल्य ने जिस प्रकार की अवधारणा किया, वो अवधारणा प्लेटो ने पाश्चात्य जगत में किया। वो क्या है वो देखते हैं। पहले क्या है ये चीज़ें, विवेकशीलता। दूसरा होती है संयम। संयम, संयम किस में होनी चाहिए, पुरोहित वर्ग में, पुरोहित वर्ग में। और तीसरा होती है साहस। साहस किस में होना चाहिए, सैनिक वर्ग में।
सैनिक वर्ग में, क्योंकि इन्हें लड़ना है, समाज की रक्षा करना है, सुरक्षा करना है। ये आपको पॉलिटिकल साइंस में भी इन चीज़ों को पढ़ना है, और पॉलिटिकल साइंस की हर चीज़ें तभी समझ में आएगी अच्छे से जिसको प्लेटो की ओरिजिनल फिलॉसफी समझ में आएगी। क्योंकि जब तक हम प्लेटो की ओरिजिनल फिलॉसफी नहीं पढ़ेंगे, कोई कहता है कि मैं पूरी तरीके से प्लेटो की पॉलिटिकल एस्पेक्ट से को क्लियर कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ, तो वो बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इन्हीं में इनकी पूरी पॉलिटिकल आयाम छिपा हुआ है। ये डायरेक्ट रूप से तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से यह पूरी तरीके से क्या कहते हैं, राजा को समझाना चाहते हैं कि सत्ता आपके मुट्ठी पर निर्भर नहीं करती है, सत्ता प्रजा के ऊपर निर्भर करती है। अर्थात कहने का मतलब यही है कि यह कहीं न कहीं राजतंत्र का विरोध कर रही हैं और लोकतंत्र की पहली स्थापना इसमें दिखती है। तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझना होगा। यहाँ पर नोट एक लिख लीजिएगा, नोट कि दास वर्ग या गुलाम वर्ग, गुलाम वर्ग में भी एक गुण पाया जाता है। वह क्या है? सेवा या समर्पण का भाव, लेकिन इन पर इसलिए नहीं बोले क्योंकि उस समय पूरी की पूरी सत्ता राजतंत्रात्मक थी, और राजा गुलाम को क्या कहा जाता है कि जैसे आर्डर ये तीनों वर्ग देंगे वैसे करेंगे, और इनके ऊपर यदि कोई भी आपत्ति लगाई जाती है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और यही प्रॉब्लम हुई थी सुकरात के समय कि वह इन वर्गों के उद्धार की बात की है, तो इन वर्गों को खटक गया, और जब खटका तो राजा से शिकायत किए, उनको फांसी पर लटका दिया गया है, जहर दे के मार दिया गया, हैंग किल डेथ के तहत, मतलब जहर दे के मार दिया गया। तो इनको लगा कि यदि मैं भी बोलता हूँ इनके खिलाफ तो ये मुझे भी मार देंगे। तो ये वास्तविकता है कि जब इस तरीके की बातें करते हैं तो इनको पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित की जाती है। तो यह 20 साल यूनान छोड़कर भाग जाते हैं, यूनान छोड़कर भाग गए, और उसके बाद 20 साल बाद आते हैं। तो इनको सब अवकाश समझ में आ गई कि भाई रे यही दुनिया है, इससे ज़्यादा अंग्रेजी बोलोगे तो ये लोग लटका देंगे। तो इनको भी अवकाश समझ में चुप रहे, ठीक है। तो चाहते थे कि इस वर्ग का विकास हो, उद्धार हो, लेकिन डर के मारे ये नहीं बोले। इनकी ये कमजोरी भी कही जा सकती है, क्योंकि लेकिन ज़रूरी भी था। लेकिन हाँ, इन्होंने किया क्या, एक नया चीज़, रूढ़िवादी विचारधारा पर, यानी रूढ़िवादी विचारधारा का खंडन किया। बुद्धिमान व्यक्ति की एक खासियत यही होती है कि अपनी बात भी कह ले और सामने वाले को बुरा भी न लगे। तो ये बुद्धिजीवी वर्ग थे, ये इनको पता था कि किस तरीके से गधों को समझाना है, क्योंकि इनकी एक लाइन बड़ी फेमस है कि सैकड़ों में एक लीडर पैदा होता है, हजारों में एक बुद्धिमान व्यक्ति पैदा होता है, और करोड़ों में एक दार्शनिक पैदा होता है। तो ये क्या थे? दार्शनिक थे। तो करोड़ों लोगों को वो दृष्टिकोण समझने में लंबा समय लगता, इसलिए उन्होंने अपनी बात भी कह दिया और हर आयाम को भी सारगर्भित रूप से देख लिया। तब ये कहते हैं कि जो धर्म में जो रूढ़िवादिताएं थी उसको समाप्त होना चाहिए। समाप्त करके समाज को किस पर बल देना चाहिए? तो समाज को बल किस पर देना चाहिए? समाज को बल कितना पर देना चाहिए? विवेकशीलता पर,
शीलता, बुद्धि, तार्किक दृष्टिकोण, तार्किक दृष्टिकोण, तार्किक दृष्टिकोण, साहस, संयम, न्याय, परोपकार, प्रेम, करुणा, दया आदि पर अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक रूप से जीवन का आधार माने जाते हैं। यही संपूर्ण आयामों को मेंटेन करने का, तय करने का कार्य करते हैं। तो इन पर बल देना चाहिए, क्योंकि इनकी एक बड़ी अच्छी बात समझ में आई कि इन्होंने कहा कि इन्हीं से, मतलब इन गुणों से हमारे अंदर क्या निकल के इन गुणों से हमारे अंदर क्या बनते हैं? संस्कार बनते हैं, संस्कार बनते हैं, संस्कार बनते हैं। और संस्कार से आचरण शुद्ध होता है, आचरण शुद्ध होता है, शुद्ध होता है। और आचरण शुद्ध से हमारा व्यवहार बदलता है, व्यवहार बदलता है, बदलता है। और व्यवहार के बदलने से अच्छा व्यवहार होगा। देखो कितनी ज़बरदस्त है कि इन विषय वस्तुओं को केवल लागू कर लगाने से हमारे अंदर के जो खराब संस्कार हैं वो बदल जाते हैं। और जैसे ही हम अपने संस्कार को परिष्कृत करते हैं, हमारा आचरण शुद्ध हो जाता है। और आचरण शुद्धि के बाद क्या होता है? हमारे व्यवहार बदल जाते हैं कि हम किस तरीके से काम करेंगे और क्या चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक। और व्यवहार बदलता है तो मनुष्य के अंदर दो गुणों का निर्माण होता है। नैतिकता यानी नैतिक परायणता का गुण विकसित होता है, और दूसरा तार्किक दृष्टिकोण मिलता है। यानी कहने का अर्थ यही है कि इनसे दो चीज़ें निकलकर सामने आती है। पहला क्या चीज़ें? नैतिक परायणता की भावना, की भावना, और दूसरा तार्किक दृष्टिकोण। ये चीज़ें निकल कर आती है, नैतिक परायणता की भावना और दूसरा तार्किक दृष्टिकोण। और यही दोनों न्याय करने का काम करती है। न्याय से ही नोट, न्याय से ही सद्गुण का विकास होता है, पूर्ण विकास होता है। एक बेसिक एक फैक्ट है जो कोई भी लाइन उठा के यूजीसी नेट में डाल देगा। आपको समझना होगा कि किस तरीके से इन लाइनों का इस्तेमाल करना है। प्लेटो से संबंधित जितने भी आपके चीज़ें मिले तो उसे ज़रूर देखने का प्रयास करिएगा। शुद्ध आचरण ही। अब नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं ये कहते हैं, इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। शुद्ध आचरण ही कहते क्या हैं? शुद्ध आचरण ही, शुद्ध आचरण से दो चीजें प्राप्त होती हैं। शुद्ध आचरण से दो चीजें प्राप्त होती हैं। सुख प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, और दूसरा होता है आनंद। आनंद किसे कहते हैं और सुख कैसे प्राप्त होता है, तो इन चीज़ों पर थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये कहते हैं कि मनुष्य के संवेगों एवं
प्रेरणाओं का एवं प्रेरणाओं का सामंजस्यपूर्ण पूर्ण संतुष्टि आनंद कहलाती है। प्रेरणाओं एवं संवेगों की सामंजस्यपूर्ण संतुष्टि को आनंद कहा जाता है, जबकि इंद्रियों के, यहाँ पर इंद्रियों के क्षणिक सुख को क्षणिक तृप्ति ही सुख कहलाती है। अब यहाँ पर दो प्रकार के सुख की बात की गई है, शारीरिक सुख यानी इंद्रिय वासनाओं की पूर्ति शारीरिक सुख कहलाती है, जबकि दूसरा होता है मानसिक सुख। मानसिक सुख क्या होता है? आत्मिक प्रेरणाओं की पूर्ति। इतना सूक्ष्मता से मूल्यांकन मुझे नहीं लगता है कि इंडियन फिलॉसफी में भी कोई इस तरीके से एक व्यक्ति ने किया है जितना इन्होंने किया था। इसीलिए सही कहा जाता है कि पाश्चात्य जगत में प्लेटो के सिवा दुनिया में और कोई ज्ञानी ही नहीं हुआ, क्योंकि जो इन्होंने ज्ञान को मापदंड दायरा इतना तय किया उसी में सारे लोग सिमट कर रह गए। ठीक है, देख रहे हो कितनी आत्मिक प्रेरणाओं की संतुष्टि। आत्मिक प्रेरणाओं की संतुष्टि ये बेसिक आधार होते हैं जहाँ पर सुख के भावपूर्णता की झलक देखने को मिलती है। ठीक, नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं, इसे एक एक चीज़ नोट करना और उसके बाद आप लोग ना कोई भी क्वेश्चन यूजीसी नेट का हो 2005 से लेकर 2020 तक एक भी गलत होगा प्लेटो से तो जो कहोगे वो मैं हार जाऊंगा, क्योंकि पूरी की पूरी एक एक फैक्ट है। नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं कि प्लेटो के दर्शन में कठोरतावाद का अभाव दिखाई पड़ता है। अभाव दिखाई पड़ता है। प्लेटो के दर्शन में कठोरतावाद का अभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, शुभ प्रत्यय को ही वास्तविक तीसरा चीज होगा कि शुभ प्रत्यय की प्राप्ति ही जीवन का आधार माना जाता है। ये बेसिक आयाम है। इन बेसिक आयामों के साथ इनके सारे आयामों को हमने कवर करने का प्रयास किया था, जहाँ पर शुभ प्रत्यय को एक लाइन है कि शुभ प्रत्यय ही सभी प्रत्ययों का सार है, का सार माना जाता है। ये थी पूरी की पूरी प्लेटो के नीति मीमांसा का स्वरूप। मैं आशा करता हूं कि आप लोग एक बार नोट्स बनाएंगे और उसके बाद आप लोग अपने हर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, एक भी गलत नहीं होगा। यदि ग्रीक नीति शास्त्र को अच्छे से पढ़ना है तो ये मेरी किताब है, इसमें आपको पूरी की पूरी डिटेल्स मिलेगी, तो इसका आनंद लें और सही
तरीके से हर विषय वस्तुओं का मूल्यांकन करें। तो आज के लिए यहीं तक क्लास रहेगी, कल फिर मिलेंगे। तो आज आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।